हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फ्रॉम मीना चौहान। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 91 से 96 तक यह क्वेश्चन इसमें दिया है और ये हिंदी का क्या है, पद्यांश है। और पद्यांश को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तभी प्रश्नों का उत्तर जो है दे पाएंगे। सीटेट का एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो पैराग्राफ इतना लॉन्ग होता है कि उसको पढ़ने में टाइम लगता है। अगर आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को पढ़े होंगे तो इसमें हम इतनी वीडियो डाल देंगे जो सीटेट के सिलेबस में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना गद्यांश। निर्देश 91 से 96 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। और उचित विकल्प को हम तभी चुन पाएंगे जब हम इस कविता का अर्थ स्पष्ट कर पाएंगे। यानी ये मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यानी ये जो मेघ है, बादल है, बादल की तुलना किससे की गई है? मेघ का अर्थ होता है बादल, और बादल की तुलना जो है मेहमान या गांव के दामाद से की गई है इस कविता में। और ये बयार का मतलब होता है हवा। यानी ये क्या, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी यहाँ बयार का मतलब है हवा। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर के, यानी यहाँ पाहुन का अर्थ होगा मेहमान या दामाद जी। मेघ आए बड़े बन ठन के शहर के, यानी इस कविता को लिखा किसने है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता को लिखा है। और इस कविता में बादल के बरसने को लेकर बड़ा ही एक सुंदर सचित्र जो है वर्णन किया गया है। और इसमें जो हमारी व्याख्या है, इसमें सीटेट में व्याख्या लिखने के लिए नहीं आता है, संदर्भ नहीं लिखने के लिए आता है, बट जो बच्चे जो एक क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे, एक क्लास 9 की किताब से लिया गया है ये कविता, तो उसमें पढ़ रहे होंगे तो उनको लिखना पड़ता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे बच्चे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के मेघ आए बड़े बन ठन के नामक पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और इसका व्याख्या हम करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो कवि कहता है कि लो बादल बड़े सज धज करके और सुंदर वेशभूषा धारण करके आ गए हैं। कवि कहता है कि लो बादल बड़े सज धज करके और सुंदर वेशभूषा धारण करके आ गए हैं। जैसे क्या है, गांव में दामाद जो है बहुत सज धज करके आते हैं। ये आगे आगे नाचती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। और आगे क्या होता है, उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है। उनके आगे क्या हो रहा है? नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है। मानो मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां क्या हो रहा है? खुलने लगे हैं। यानी पहले गांव में दामाद आते थे, पता चल जाता था कि दामाद जी आ रहे हैं, तो क्या होता था, गांव के जो दरवाजे और खिड़कियां गली गली में क्या होते थे? खुलने लगते थे। लोग देखने के लिए क्या होते थे? व्याकुल होते थे। और आज भी ऐसा होता है, उस समय होता है जब बारात आती है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जैसे गांव में शहर के मेहमान सज धज कर आ गए हैं। यानी ऐसा लगता है कि जैसे गांव में सज धज कर शहर के मेहमान
आ गए हैं। यानी बादल इस प्रकार से बन ठन करके आए हैं। ये इतने पैराग्राफ का अर्थ हुआ। और आगे हम देखते हैं आगे पैराग्राफ का अर्थ क्या होता है। और इसे विस्तार से लिखने के लिए आप शुद्ध रूप से मैंने टूट टूट के बताया है, लेकिन आप सीधे लिखोगे। लो बादल बड़े सज धज करके और सुंदर वेशभूषा धारण करके आ गए हैं। उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है। मानो मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में शहर के मेहमान सज धज करके आ गए हैं। यानी बादल इस प्रकार से सज धज करके आए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे क्या है? गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे हैं गर्दन उचकाए। आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवत उठा नदी ठिठक घूंघट सरके। यानी यहाँ पे पेड़ की जो तुलना की गई है गांव के लोगों से की गई है। और यहाँ धूल की तुलना जो है नव युवती से की गई है। और ये बाकी चितवन नदी की तुलना एक नववधु दुल्हन से की गई है। नदी की तुलना किससे की गई है? नववधु दुल्हन से की गई है। कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यानी जब आंधी आती है, बारिश आती है, हवा आती है तो क्या होता है? पेड़ जो है कभी झुकते हैं और कभी उठते हैं, कभी झुकते हैं और कभी उठते हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांव के लोग जो है अपनी गर्दन को उचकाकर देख रहे हैं। आधी धूल चली धूल भागी घाघरा उठाए। और हवा ऐसे बह रही है उसके आगे आगे जो है धूल भागती हुई जा रही है। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांव में जब यानी दामाद जी मेहमान जी आए हैं तो गांव की नवयुवती जो हैं वो अपने घाघरा को उठाकर भाग रही हैं। यानी कवि का आशय यह है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी चितवत उठा नदी ठिठक घूंघट सरके। यानी नदी भी क्या है? ठिठक सी गई है। जो नववधु है उनके भी सर का घूंघट उठ गया है। यानी वो भी देखने के लिए अपने घूंघट को उठा ली हैं। लेकिन इसे हम पैराग्राफ में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। और ऐसे हमने जो संदर्भ आपको बताया संदर्भ सेम लिखेंगे, लेकिन व्याख्या जो है हम सीधे सीधे लिखेंगे। कवि कहता है कि बादल आकाश में सज संवर कर आ गए हैं। ये हम उनको विस्तार से बता रहे हैं जिनके पाठ्य पुस्तक में एक कविता दी गई है। ये सीटेट में इतना नहीं ज़रूरी है। सीटेट में सिर्फ अर्थ को समझ ले और अपना आंसर लगा ले, उतना ही ज़रूरी है। लेकिन जो बच्चे 9th में पढ़ना है, जिनकी बुक में ये कविता दी हुई है, उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ वो भी अध्ययन इसको कर सकते हैं। यानी सेकेंड पैराग्राफ का अर्थ हुआ ये पेड़ झुक झांकने लगे। यहाँ से कवि कहता है कि बादल आकाश में सज संवर कर आ गए हैं। उधर आधी चलने लगी है। उधर क्या हो रहा है? जो आधी चलने लगी है। पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए हैं मानो गर्दन उचका करके मेघों की ओर झुकने लगे हैं। धूल ऐसे भाग रही है, धूल ऐसे भाग रही है जैसे जो नवयुवती अपना उत्साह में घाघरा उठाए आगे भागी जा रही हैं। और नदी मेघों की तिरछी नज़रों को देखकर ठिठक सी गई है। और नवयुवती स्त्रियां जो हैं अपना घूंघट उनको देखने के लिए उठा ली हैं। यानी उनका घूंघट नवयुवती
का घूंघट भी सरक गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ है, मेघ आए बड़े बन ठनके, यानी मेघ रूप बादल रूपी दामाद जो है क्या है, बहुत बन ठन करके आए हैं। बादल रूपी दामाद जो है क्या है, बहुत बन ठन के आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरस बाद सुध ली, यानी कहते हैं कि लोग बादल बड़े ठंड बन करके सज धज के और तैयार होके आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की वर्ष बाद सुध ली, यानी बूढ़े पीपल की तुलना बूढ़े व्यक्ति से की गई है। यानी बूढ़े पीपल जब हो जाता है तब भी हवा चलती है तो क्या वो भी झुकता है और उठता है। उन्होंने उनका स्वागत ऐसे किया, यानी जैसे घर के बड़े बुजुर्ग, यानी जैसे घर के बड़े बुजुर्ग दामाद जी के आने पर या मेहमान जी के आने पर उनका स्वागत करते हैं। बूढ़े पीपल ने बादलों की इस प्रकार स्वागत किया और उन्होंने स्वागत किया। बरस बाद सुध लीनी बोली अकुलाई लता ओट की हो किवार की, यानी जो बूढ़े पीपल की जो लता होती है और लता की तुलना जो है एक बेटी से की गई है, यानी उस पीपल की जो लता है जो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि वह किवाड़ के पीछे से क्या कर रही है, झांक रही है। और वह क्यों झांक रही है, इसलिए कि बरस बाद सुध लीनी, यानी बादल एक बरस के बाद आए हैं। बादल अर्थात यानी पाहुन जी यानी मेहमान जी क्या है, एक बरस बाद आए हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और ताल हर्षाया का मतलब उल्लास से भरा हुआ, यानी उत्तेजित होकर। ताल यानी पोखरा में क्या है, पोखरे की तुलना जो है परात से की गई है, यानी पोखरा जो देखने में एकदम परात के जैसा लगता है तो परात से उसकी तुलना की गई है। और जिस प्रकार से गांव में मेहमान के आने के बाद परात में, बड़ी परात का मतलब होता है बड़ी थाली में पानी भर के लोग लाते हैं और उनमें आए हुए मेहमान के पैर को क्या किया जाता है, धोया जाता है और धोकर उनका स्वागत करता है। और ताल भी क्या है, ऐसे तालाब भी क्या ऐसे ही बादलों का स्वागत कर रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, क्योंकि मेघ रूपी यानी बादल रूपी जमात जो है बड़े ही सज धज करके आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षितिज, यानी हम आपको बता दें कि पूरे कविता में जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पूरे कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्षितिज, अटारी, गहराई, ये दामिनी, दमके, यही जो पॉइंट है यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाकी सभी जगह मानवीय अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्षितिज का मतलब क्षितिज अटारी, यानी क्षितिज का मतलब जो होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं, यानी क्षितिज अटारी का अर्थ यहाँ हुआ जहाँ पे जमीन और आसमान एक दूसरे से मिलते हैं। दामिनी का मतलब होता है बिजली और दमकी का मतलब होता है चमकना से, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश और ज़मीन क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और आपने भी कभी देखा होगा कि बरसात का जिस दिन मौसम होता है और दूर देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि दूर पे ज़मीन और आसमान क्या हुए हैं, एक दूसरे से टच हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए हैं। बट ऐसा नहीं होता है, इसकी इस कविता में जो है कल्पना की गई है। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज़मीन और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं, बिजली क्या है, चमक रही है। और क्या करें, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, यानी यहाँ पे दामिनी जो है, यहाँ बिजली को पत्नी से संबोधित किया गया है कि पत्नी पति के आने पर वही कह रही है कि क्षमा करो कि गांठ खुल गई अब भरम की मेरी गांठ खुल गई है। यानी बादल रूपी जो
पति हैं, दामाद हैं, यानी वो बात खुल गई है, क्योंकि वो 1 बरस बाद यहाँ आए हैं और बाद टूटा झरझर मिलन के, और दोनों के मिलने से जो उनके आँखों में आंसू आ रहे हैं, आंसू झर रहे हैं, जैसे बादल से, यानी अर्थात बादल से पानी बहुत तेज तेज बरस रहा है। मेघ आए बड़े ठन बन के सवर के, यानी मेघ रूपी दामाद जो हैं बड़े ही सज धज कर और सवर करके आए हैं। तो इस कविता को हमने बहुत ही टूटी फूटी भाषा में समझाया, बिल्कुल ही देसी भाषा में समझाया। आपको समझने के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया है, तो आप इसे गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये कविता समझ में आ जाएगी और अर्थ निकालने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को देखते हैं। मेघ आए बड़े ठन बन के सवर के, पक्ति का भाव किसमें निहित है? तो हमने आपको बताया कि मेघ का मतलब यहाँ बादल है, और बादल की तुलना हम क्या करते हैं, दामाद जी से कर लेंगे या मेहमान जी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है बादल सज धज करके आए हैं, यानी कवि का आशय है मेघ बड़े बन ठन कर सवर के आए हैं, इसका मतलब ये बादल बड़े सज धज करके आए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। मेघों के आने से लगता है, मेघों के आने से कैसा लगता है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों, यानी मेघों के आने से क्या लग रहा है, मानो जैसे गांव में शहर के मेहमान आए हों। और ये किताबी भाषा है, किताबी भाषा में लिखने के लिए हमने आपको संदर्भ सहित व्याख्या आराम से बताया है। और इसके आगे देखते हैं। बरस बाद सूद लीनी, इस पंक्ति में बरस बाद का मतलब हमने आपको बताया है कि बादल 1 बरस के बाद आए हैं। बादल कितने बरस के बाद आए हैं, यानी बादल 1 बरस के बाद आए हैं। यानी पूरी कविता में कौन सा अलंकार है, तो पूरी कविता में हमने बताया कि मानवीकरण अलंकार है, लेकिन क्षितिज अटारी जो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की तुलना की गई है, और विशेषण विशेष्य की तुलना होने पे क्या होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। दमके दामिनी, दामिनी दमके, यहाँ पे भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। एक ऐसी यही पंक्ति है जहाँ पे रूपक अलंकार है, अगर पंक्ति उठा के पूछे तो रूपक अलंकार होगा वहाँ पे, अगर पूरी कविता को पूछे तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया, यानी बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया, आगे बढ़कर किया, यानी बूढ़े पीपल की तुलना बूढ़े व्यक्ति से की गई थी। और कवि जी कितने सुंदर ही भावार्थ लिखे थे, कितने सुंदर ही भाव दिए थे। नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं, पाहुन शब्द का अर्थ क्या है, पाहुन शब्द का अर्थ क्या है, तो पाहुन को हमने पहले ही बताया था, अगर मेहमान दिया रहेगा तो भी सही है, और मेहमान की जगह दामाद जी दिया होगा तब भी सही है। कहीं कहीं मेहमान दिया है और कहीं कहीं दामाद जी दिया है, लेकिन पूरी 9th की बुक में जो कविता है उसमें उनकी सराहना दामाद से की गई है। हमने मेहमान और दामाद जी दोनों को लेकर आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स, पूरी कविता ख़त्म हो गई। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा है कि लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल कम होता जाएगा। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।